हाँ, सयन अपना हेयर स्टाइल ठीक कर रहा है. So this is the part third of the video. ठीक है, and today we are going to talk about equilibrium of bodies. Understood, everybody? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम तो हम लोग को बचपन से पता है क्या होता है. इक्विलिब्रियम बेसिकली मींस व्हेन द बॉडी इज इन अ इक्वल पोजीशन ना. लेकिन यहाँ पर ना दो तरह का इक्विलिब्रियम है. एक है स्टैटिक और एक है डायनेमिक. तो जो कंफ्यूजन होता है वो इस बात को लेकर होता है कि डायनेमिक का मतलब तो मूविंग है, तो मूविंग बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है. ठीक है, देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन दैट. ओके, तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी जब स्टैटिक होती है, रुकी हुई होती है, तब इक्विलिब्रियम में, अच्छी बात है. पर डायनेमिक बॉडी कैसे होती है और उसका एग्जांपल क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग को आज देखना पड़ेगा. ठीक है, चलो. सो हु इज गोइंग टू रीड फॉर मी? सयन, स्टार्ट दिस पैराग्राफ. एक एक पैराग्राफ रीड करेंगे. सयन, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट रीडिंग. Sir, we have read that a force acting on a body produces a change in its state of rest or state of motion, but a number of forces, two or more than two, can be applied on the body, such that the resultant of all the forces is zero, so they do not change its state. The body is then said to be an equilibrium. When a number of forces... एक सेकेंड. सपोज इफ देयर इज दिस बॉडी, ठीक है, अ रिजिड बॉडी, ठीक है, एंड यू स्टार्ट पुलिंग इट. माने एक फोर्स तुम उसको यहां से लगाए, somebody is pulling it from here, pushing it from here, somebody is pushing it from here. ठीक है, सपोज कर लो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन. somebody is pushing it from here and somebody is pushing it from here. ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है बॉडी के ऊपर में विल बी जीरो. चारों तरफ से अगर हम बॉडी को पुश करेंगे तो बॉडी के अपनी जगह से मूव करेगा? नहीं करेगा. ठीक है, तो ये बॉडी एक स्टैटिक पोजीशन में तो है, बट जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो. ठीक है, सो इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट को ये चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, ऐसा बॉडी को हम बोलते हैं इट इज एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, माने इट इज एकदम रेस्ट में है, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर. ठीक है, तो इसका इन्होंने एक डेफिनेशन बनाया. क्या? when a number of force acting on a body, when number of force जो क्या, force 1 2 3 4, ठीक है, when number of forces acting on a body produces no change in its state of rest or of motion, the body is said to be in equilibrium. Understood? Yes. ठीक है, जब इस बॉडी के अंदर में कोई चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, तो अब दो तरह का हमारा इक्विलिब्रियम होता है. समझ बोला स्टैटिक, जो अभी हमने देखा, इट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है. और एक है डायनामिक. डायनामिक में क्या, बॉडी मूव कर रहा होता है. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंसेस. इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम द बॉडी इज एट रेस्ट, एंड इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग. ठीक है, तो चला स्टैटिक के बारे में रीड करेंगे. अलेख सर बोले उसी को तो यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, किसको? मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम को. हाँ, when a body remains in the state of rest under the influence of the applied forces, the body is in static equilibrium. ठीक है, when a body remains in the state of rest under the influence of applied forces, the body is in static equilibrium. समझ में आ रहा बात को? क्या? जब वो when a body remains in the state of rest, माने वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रह गया. ठीक है, उसका रेस्ट से वो मोशन में नहीं आया. ठीक है, जबकि हमने उसके ऊपर में फोर्स लगाया था. ठीक है, even after applying force, when a body remains in the state of rest, the body is said to be in static equilibrium. समझ में आ गया बात सबको? ओके, नाउ एग्जांपल जरा सा रीड करेंगे. अलेख, If a body lying on the tabletop is pulled by a force to its left and by an equal force to its right along the same line, its body does not move. The reason is that the applied forces are equal and opposite along the same line, so they balance each other. okay, that is there is no net horizontal force on the body, hence the body will remain at rest. माने बोल रहा है एक किताब है, सपोज करो तुम्हारे पास एक कॉपी है. ठीक है, सपोज यू हैव अ कॉपी विथ यू. ठीक है, या बुक है तुम्हारे पास में, कुछ भी है तुम्हारे पास में. ठीक है, नाउ तुम्हारी एक सिस्टर जो है वो उसको यहां से पुश कर रही है, एक सिस्टर जो है वो उसको यहां से पुश कर रही है. ठीक है, तो बॉडी ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा, है कि नहीं? उल्टा भी हो सकता है, कोई इधर टान रहा है, कोई इधर टान रहा है, फिर भी बॉडी मूव नहीं करेगा, है ना? जब उसको ऑपोजिट डायरेक्शन हम टानेंगे, ठीक है, तो ये मूव नहीं करेगा. ठीक है, अगर दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी मूव नहीं करेगा. ऑब्वियसली इक्वल होने चाहिए ना, तभी तो. अगर एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है तो ऑब्वियसली बड़ा भाई तो खींच ही लेगा, है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है
यहाँ पे बोल रहा है द रीजन अप्लाइड द अप्लाइड फोर्स आर इक्वल। हाँ, या तो क्लियरली बोलेगा ही, है ना, द अप्लाइड फोर्सेस आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो कॉमन सेंस का बात है ना। तुम पढ़ते हो 10 में, तुम्हारा छोटा भाई पढ़ता 5 में, तुम लोग में लड़ाई होता है क्रिकेट खेलने के लिए, तो तुम ही ना जीतोगे, तुम बैट छीन के भाग ही जाओगे, छोटा भाई क्या कर लेगा बेचारा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑपोजिट फोर्स में लगा रहे हैं, दे बैलेंस ईच अदर, ठीक है। देयर इज नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द बॉडी, हेंस इट इज इन अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बात को। एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, इसको रीड करेंगे, चलो सायन। हाँ सर, if a beam balance when the beam नहीं, is if a book is lying balanced. on a table, point number 2. If a book is lying on a table, the weight of the book exerted on the table vertically downward is balanced by the equal and opposite force of reaction exerted by the table on the book vertically upwards. Thus, the book is in static equilibrium. तो हम लोग को दिखता तो नहीं है, पर अगर हम लोग बोलते हैं अगर कोई चीज ऊपर से नीचे फोर्स दे रहा है, तो टेबल भी नीचे से ऊपर उसको एक ठोक ऑपोजिट फोर्स दे रहा है। दैट इज वाई बुक अपना जगह पे रुक जाता है, ठीक है। तो बुक अभी मूव नहीं करता। ओके, चलो थर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे, आलेख। In a beam balance, when the beam is balanced, try speaking little louder, Alek, if you can. In a beam balance, when the beam is balanced in horizontal position, the clockwise movement of force on its right pan balances the anti-clockwise movement of force on its left pan. The beam has no rotational motion, i.e., it is in static. That is, it is in static equilibrium. That is, it is in static equilibrium. अब तुम जाते हो ना बाजार में सब्जी खरीदने के लिए, है ना, तो उसका जो बैलेंस होता है तुमने देखा होगा, इस तरह का बैलेंस होता है ना। तो उसका एक तरफ क्या नाम है, एक तरफ वो सामान रखता है कुछ, ठीक है, और यहाँ पर वो वेट्स रखता है, ठीक है। तो जब ये वेट बराबर हो जाता है तो ये बीम बैलेंस एकदम स्ट्रेट हो जाता है ना। तो अगर ये दोनों एक ही तरफ फोर्स होता तो इसको, अगर ये पिवट होता तो ये पूरा सर्कल हो जाता, पर ये ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को वे आउट कर दे रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये भी एक एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। ओके, अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। चलो रीड करेंगे। Dynamic equilibrium, when a body remains in the same state of motion, translational or rotational, under the influence of applied forces, the body is said to be in dynamic equilibrium. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए डिफरेंस। व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ सेम स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, और यहाँ पर मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, या तो बॉडी जो है आगे की तरफ जा रहा है या रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या था, बॉडी वाज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यहाँ पर द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अंडरस्टूड। और वो इन अ सेम स्टेट ऑफ मोशन में है, ठीक है। तब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है, ठीक है। और लेकिन उसका, ठीक है, उसका तभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना उसका स्पीड घट रहा है, इसी के लिए हम उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है सयन। व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म, बिकॉज इट्स स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग नाइदर इट इज डिक्रीजिंग। ओके, देन ऐसा चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसा चीज को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट हो गया सबके, समझ में आ रहा बात। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रेनफॉल, ठीक है, हम लोग की जो बारिश होती है वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जरा रीड करेंगे, हाँ सयन रीड। हाँ, a raindrop reaches the earth's surface with a constant velocity. The weight of the falling drop is balanced by the sum of buoyant force and the force due to friction of the air. Thus, the net force on the drop is zero. So, it moves with a constant velocity. जिसको हम लोग विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू चेंज इट्स शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शंस, ठीक है, रिलेटिव टू वन अनदर। माने वो जो अपना, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट विस्कोसिटी इज रिलेटेड बेसिकली टू द चेंजिंग ऑफ शेप ऑफ अ लिक्विड, जो चेंज नहीं होता, ठीक है। वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। तो तुम देखिएगा रेन जो होता है वो ऊपर से जब नीचे आता है, ठीक है, इट रीचेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर से नीचे एकदम सेम वेलोसिटी में वो आता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, नीचे से जो एयर होता है, ठीक है, वो भी एक तो बुओयंट फोर्स देता है और एक फ्रिक्शन फोर्स भी उसके ऊपर लग रहा है। लेकिन वाटर का जो वेलोसिटी है, रेन का ड्रॉप का जो वेलोसिटी है, वो क्या नाम है, चेंज नहीं होता। नाउ यू नो व्हाट, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर मान लो जैसे हम लोग का जब रेन गिरता है तो एक्चुअली इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ आइस, है ना, हेल के फॉर्म में ऊपर से गिरना चालू होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो मेल्ट होके पानी बन के नीचे गिरता है, ठीक है।
तो कभी कभी जब फ्रिक्शन कम होता है या फिर नीचे से बुओयंट फोर्स कम होता है तो वो पानी जल्दी गिर जाता है, और हमारे यहाँ वो क्या नाम है, हेल गिरते हैं, माने ओला बोलते हैं ना हम ओले लोग ओले। को, पत्थर, हाँ ओले बोलते हैं, वो गिरते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, वो किसके अगेंस्ट में आ रहा है? ठीक है, इट इज कमिंग अगेंस्ट अ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के अगेंस्ट में आ रहा है, इसी के लिए वो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरता है। अंडरस्टूड? तुम लोग Yes, देखो sir. यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे हम लोग को डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारा प्लैनेट्स जो है, ठीक है, वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स का एक बात सोचो, इलेक्ट्रॉन्स तो हर वक्त घूम रहा है ना, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो उसका स्पीड कम होना चाहिए। कोई भी चीज घूमता है उसका स्पीड कम होना चाहिए ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम हो जाएगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन तो गिर जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, तो वो तो एलिमेंट ही खत्म हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रुक नहीं रहा है। सिमिलरली हमारे प्लैनेट्स भी मूव कर रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो अर्थ है उसमें जो ईयर होता है, हम लोग का ईयर होता है ना, विल कैलकुलेट 365/14 डेज होता है ना एक रोटेशन। तो हर साल तो सेमी स्पीड से और सेमी उसके अंदर घूम रहा है ऑर्बिट में। इसका मतलब वो भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ना। अर्थ इज मूविंग ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी साल अर्थ को 400 डेज लग गया, किसी साल उसको 200 डेज लग गया, फिर 100 डेज लग गया, ऐसे तो नहीं लगता है। वो अपने ऑर्बिट में एक सेम पैटर्न से और एक सेम स्पीड से घूम रहा है, तभी तो उसको इक्वल टाइम लगता है। तो अर्थ इज ऑल्सो इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे सयन। हाँ. Mm, if a body lying on the table top is pulled, अरे ये इन एन एटम, तू कहाँ, कौन सी दुनिया में है? यहाँ से पढ़ना है। in an atom, an electron moving around the nucleus is in dynamic equilibrium. Since the force of attraction on the electron by the nucleus provide the necessary force, called the centripetal force, required for the circular motion. So the electron remains moving with the uniform speed. Similarly, a planet moving around the sun is in a state of dynamic equilibrium because the force of attraction on the planet by the sun provide the centripetal force. ठीक है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, यही चैप्टर है, क्या बोला? ये इसी चैप्टर में है सेंट्रीपिटल अरे फोर्स। पार्ट बी और सी है ना, पार्ट सी है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर माने इसका ऑब्वियसली इसके बाद वाला में है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया ना आलेख। नहीं सर, इसका तो टेस्ट भी हो चुका। हाँ ठीक है, तो हम लोग का तो नहीं हुआ, हम लोग को तो करना है भी। हाँ। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये आपको याद करना। बोलो तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, जरा बोलो तो आलेख। Resultant of all forces acting on the body should be equal. The resultant movement. क्या हुआ, इसका तो एग्जाम भी हो गया। सर हम बोले, हाँ बोलो। सर resultant of all the forces should be 0, और एक है resultant एक्टिंग ऑन अ of all बॉडी, acting on a body. हाँ, और एक है resultant of all the movement of force acting on a body should be 0. नहीं तुम बहुत इनकम्प्लीट आंसर बोल रहा है, इसी के लिए तुम लोग का फिजिक्स में आंसर रॉन्ग आता है। Resultant momentum should be 0. सुनो मेरा बात ध्यान से, ये ना हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है, इट्स अ साइंस। तो साइंस में ये लोग जितने भी सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके अंदर जितने भी फ्रेजेस या क्या नाम है तुम्हारा है, या जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के यूज किए गए हैं। तो आप कोई भी वर्ड मिस नहीं कर सकते, समझ में आ रहा सयन? इफ यू मिस आउट ऑन अ फ्रेज या और अ क्लॉज, तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तुमने बोला द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुमको लग रहा है कि तुमने ये आंसर पूरा राइट बोल दिया। ठीक है, यू सेड कि टीचर मेरे को मार्क्स नहीं दे रहा, पर यहां पर तुमने क्या किया, बहुत वाइटल चीज छोड़ दी। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये हमको बोलना बहुत जरूरी है कि सारे फोर्स जो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज करो सारे फोर्स को मैं कोई बॉडी पे नहीं अलग अलग छोड़ दूं, तब तो वो तहलका मचा देंगे ना। हाँ, अगर ये फोर्स एक बॉडी को चारों तरफ से कर रहे हैं तब उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं तुम लोग को साइंस के सब स्टूडेंट को बता दूं कि आप लोग जब साइंस पढ़ते हो तो आप लोग ये मत सोचो कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। नो, आपको ये सब चीज लर्न करके याद रख के रखना, तभी आपको मार्क्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड वाला तो तुमने बहुत ही खराब बोला आंसर। यहाँ पे क्या था, द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन
should be 0 about the point of rotation, माने जहां से वो रोटेट कर रहा है. So this becomes very important phrase, the point of rotation. ठीक है, अगर आप इसको मिस करोगे तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टूड? इसी के लिए आप लोग का फिजिक्स पे मार्क्स कट जाता है. टीचर लोग इस चीज को चेक करते हैं. ठीक है, व्हेन आई चेक द पेपर, मेरे को ये सारे वर्ड्स चाहिए. ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई डोंट फाइंड दिस, आई विल कट दिस आंसर. अंडरस्टूड? यहां पर भी acting the resultant movement of all the force acting on the body about the point of rotation is very important. अगर नहीं मिलेगा, I'll cut the answer. Understood? Clear? So you should be very precise when you're writing your physics answer. Understood? आप अपने मन से नहीं लिख सकते. इसका मतलब क्या बोल रहा है? The sum of anti-clockwise movement about the point of rotation must be equal to the sum of clockwise movement about the same point. ठीक है, तो माने जितना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जितना ये एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हुआ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, है ना. तो हमने बताया था मैंने तुमको कि कन्वेंशन के हिसाब से है वो, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट. क्लियर हो गया ये बात? अब इसी को लेकर आ गया प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट, जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? When a number of force acts on a body and they tend to rotate it about an axis, the resultant motion of all the force is obtained by summing the moment of each force algebraically. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चीज बता रहा है कि मान लो मेरे पास एक बार है. ठीक है, ये यहाँ पर पिवट होकर रखा हुआ है. मैं उसको यहाँ, एक जन यहाँ पर फोर्स लगा रहा है और एक जन उसको यहाँ फोर्स लगा रहा है. ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अलजेब्रिकली ये होना चाहिए एक्चुअली 0, क्योंकि हाँ दोनों को ऐड करेंगे तो ये होना चाहिए 0, माने दिस प्लस दिस अगर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों होगा. ठीक है, अपन को पता है एंटी क्लॉकवाइज को अपन पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? टू फाइंड द अलजेब्रिक सम द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन पॉजिटिव. इसको आप ध्यान से याद रखना, इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल क्लॉकवाइज इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. अगर आप लोग के पास बुक है और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग इसको मार्क कर लो. ठीक है, ये अपने कॉपी किताब में देख लो, ये बहुत ज्यादा आप लोग को परेशान करने वाला है. ठीक है, यू शुड नो दिस. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मूवमेंट, if the algebraic sum of moments of all forces acting on a body about the axis of rotation is 0, the body is in equilibrium. So this is called the principle of moments. माने basically sum of anti-clockwise is equal to sum of clockwise movement, है ना. तो क्या अगर हम लोग this plus this is equal to 0 करेंगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ? total anti-clockwise movement will be equal to clockwise movement. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट और इसी के ऊपर बेस करके हमारे मैथमेटिकल सम्स आते हैं. ठीक है, जैसे अगर तुमको पता है, जैसे एक तो छोटा सा एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक वेट है, ठीक है, और ये लेंथ है. ठीक है, सो दिस Wi into Li शुड बी इक्वल टू W2 into L2, है ना. अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा. अंडरस्टूड? जरा इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं. बोला सस्पेंड अ मीटर रूल हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट बाय मींस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड. नाउ मीटर रूल का मतलब हो गया, ये जो रूल है ये 1 मीटर का है. ओके, विच इज 100 सेंटीमीटर. इसको हमने हॉरिजॉन्टली यहां पर कर लिया और एक तो स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, इस थ्रेड से हमने इसको यहां पर हैंग कर दिया. वी हैव हैंग्ड इट हियर. ठीक है, बोल रहा है नाउ सस्पेंड 2 स्प्रिंग बैलेंसेस विद द सेम स्लॉटेड वेट्स. ठीक है, इन्होंने क्या किया? 2 स्प्रिंग बैलेंस से यहाँ पर वेट लटकाए हैं. ठीक है, और इनको इन्होंने सेम वेट है, वेट 1 और वेट 2 और इक्वल. ओके, पर इसका लेंथ जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पे लेंथ देखो इतना दिखा रहा है, यहाँ लेंथ इतना दिखा रहा है. तुमको लगता है ये क्या नाम है, ये ठीक से हॉरिजॉन्टली रहेगा? ये इट विल बी टिल्टेड ना एट वन एंड. यस सर, है ना. अगर सेम वेट है लेकिन लेंथ डिफरेंस है, अगर इस दोनों का लेंथ सेम होता तब ये इक्विलिब्रियम में होता. इजंट इट? हाँ या ना सयन? हाँ सर. हाँ. लेकिन क्योंकि इसका लेंथ डिफरेंट है ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. ओके, तो बोल रहा है 2 स्प्रिंग बैलेंस द सेम स्लॉटेड वेट ऑन देम ऑन आइदर साइड ऑफ द थ्रेड. ठीक है, द स्केल मे टिल्ट टू वन साइड. द स्केल मे नहीं, द स्केल विल टिल्ट टू वन साइड ना, है कि नहीं? फिर क्या बोल रहा है?
Now adjust the distance of the two spring balance from the support by keeping one at A and another at B in such a way that the scale becomes horizontal. ठीक है, फिर बोल रहा है आप एक काम करिए, वेट को आप ऐसे एडजस्ट करिए, एक वेट को साइड में ऐसे लेकर आइए जब ये सीधा हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप इसको आस्ते आस्ते आगे लेकर आओगे तो आप देखोगे ये सीधा होने लगेगा। जिस पॉइंट पे आप इसको यहां लगाओगे और ये सीधा हो जाएगा, आप देखना उसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा। अंडरस्टूड? तो एक्सपेरिमेंटली आप उसको देख सकते हो, ठीक है। लेट द वेट सस्पेंड ऑन द राइट साइड ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस ए B1 एट डिस्टेंस OA-L1, ठीक है। तो बोल रहा है यहां जो राइट साइड वाला है ये इसका वेट है W1 और डिस्टेंस है L1, ठीक है। While the weight suspended on the left side of the thread from string balance at B be W2 and distance L2। अब इसका क्या किया, सेम वेट है, यहाँ वेट ये है, यहाँ इसका डिस्टेंस है L2, obviously it will tilt, ठीक है। The weight W1 tend to turn to the scale clockwise, ठीक है। अब ये जो W1 जो है ये इसको नीचे की तरफ गिराएगा, ठीक है। It will turn clockwise, the weight will start falling this way, ठीक है। While the weight W2 tend to turn the clock anti-clockwise, मतलब ये जो वेट है ये इसको नीचे की इधर गिराने की कोशिश करेगा, ये वेट जो है ये इसको इस तरफ गिराने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, W1 into L1, W1 into L1 will be clockwise, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, W2 into L2 will be एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सर हाँ बोलो। W1 और W2 इक्वल है ना? हाँ, वेट 1 और वेट 2 इक्वल है, दोनों का वेट सेम है, ठीक है। In equilibrium, when the scale is horizontal, it is found that W1 into L1 is equal to W2 into L2। बोल रहा है अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या होना चाहिए, W1 into L1 should be equal to W2 into L2, ठीक है। तो ये लोग ने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। दिस वेरीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, लेकिन या तो इसका हमको वेट बढ़ाना पड़ेगा या इसका लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तब ये इक्विलिब्रियम में है। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हम लोग को ये हम लोग को डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, बहुत से बच्चे इसको नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको इस चैप्टर के ऊपर में एकदम आपको इस चैप्टर को अपना पेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो हमने एक तो, हाँ बोलो सर, वेट ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे? क्या वेट ऑफ स्केल? वो भी सम हम लोग करेंगे, अभी क्या टेंशन कर रहे हैं हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सम, वी आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी, सब कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? एक एक करके। वेट ऑफ स्केल का बहुत 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 डिफिकल्ट नहीं है, वो भी बहुत इजी है, समझ में आ गया। अभी हम लोग उसको एक सेकंड करेंगे, पहले तुम लोग जरा सम करके दिखाओ मेरे को। अ बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, ठीक है। A force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot. Calculate the moment of force about the pivot. Moment of force का फॉर्मूला क्या था सयन? सर कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट ये वाला, एग्जांपल नंबर 1 जो दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या फॉर्मूला था, हम लोगों ने कल याद किया था क्लास में, फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स? force, magnitude of force into distance from the force applied। इस तरह से लर्न करेगा तो कभी नहीं होगा। हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते हैं फोर्स कितना लगाया और यहां से पिवट से कितना डिस्टेंस है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना। तो क्या बोलते थे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, कैसे निकलता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिवट या पॉइंट ओ, ठीक है। तो आप इसको ठीक से लर्न करिए, क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है। ये हम लोग ने फॉर्मूला में लर्न किया था। तो यहां पर एक बॉडी पिवट की हुई है, ठीक है, बॉडी यहां पर पिवट की हुई है, ठीक है। A force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot। तो 30 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस, ठीक है, और यहां हो गया फोर्स। इसमें एक और ट्रिक क्या है क्वेश्चन में, कि हमको तो मालूम है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमको पता है फोर्स हमेशा न्यूटन मीटर में होता है, isn't it? लेकिन ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सब लोग यहाँ पर आप ट्रिक है इसको ध्यान रखना, हमको जो डिस्टेंस है वो मीटर में चाहिए, तो ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है।
0.3 हाँ मीटर। 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular ठीक है। तो फोर्स कितना है मेरा 10, वो तो हमको पता ही है, इनटू कितना हो जाएगा 0.3, कितना हो जाएगा 0.3 ना, तो कितना आंसर आएगा अपना 3 न्यूटन मीटर। डिफिकल्ट है? सर हाँ बोलो। अगर 300 न्यूटन सेंटीमीटर लिख दे तो गलत हो जाएगा। 300 न्यूटन न्यूटन सेंटीमीटर ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसका हाँ यूनिट न्यूटन मीटर में करते हैं हमेशा। यू हैव टू कन्वर्ट इट, ठीक है, हाँ आप नहीं कर सकते, आप बेसिक साइंटिस्ट मत बनिए, ठीक है। वैसे टेक्निकली तुम करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन वो टीचर देखते ही काट देगा उसको, अंडरस्टूड। चलो सेकंड वाला सम कर लो फटाक से, यहाँ पे ये और भी इजी है, इसको करेंगे। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, माने इसका ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है हम लोग को ना। हाँ सर। द मोमेंट ऑफ फोर्स 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट is 2 Newton meter. Calculate the distance of the point of application of the force from the point P. करो इसको। 2/40 सेंटीमीटर। फिर तू सेंटीमीटर में आ गया, 0.4 मीटर फिर सेंटीमीटर में आ गया तू। सर, 0.4 मीटर होगा सर। 0.4 मीटर इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर में आंसर नहीं चाहिए भाई साहब। इस पूरा चैप्टर में हम लोग मीटर में जाएंगे, ठीक है। चलो सम नंबर 3 करेंगे। वैसे ये कैसे किया तुम लोग ने, जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स का हम लोग को क्या क्या, इसमें हमेशा 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स और डिस्टेंस। क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स दे दिया, कितना 5 न्यूटन दिया हुआ है, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू अबाउट अ पॉइंट P इज 2 न्यूटन मीटर, माने 2 न्यूटन मीटर हम लोग का आंसर दिया हुआ ना, 2 न्यूटन मीटर मेरा आंसर है, इज इक्वल टू फोर्स कितना है 5, और डिस्टेंस हो गया मेरा D, है कि नहीं। D। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, सर डिस्टेंस इक्वल टू उसके 2 नीचे बाय, चल जाएगा 5। मोमेंट ऑफ 2 बाई फोर्स अपॉन हाँ फोर्स। 2/5 है ना। हाँ तो क्या आएगा मेरा 0.4 मीटर। तू सेंटीमीटर में कैसे लेके आया रे भाई इसको। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए 100 से। नहीं मैंने क्या जरूरत है सेंटीमीटर में लाने का, वही मैं समझ रहा हूँ। नहीं वो डेसिमल में आ रहा था ना, तो सोचा कि अच्छा लगेगा। अच्छा। अरे वाह, सही बुद्धि लगा है। लेकिन आप ऐसा करना मत, ठीक है, करने से रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड वाले में आ जाते हैं हम लोग। कहाँ गया मेरा, हाँ मैकेनिक नट, ये वाला। चलो ये वाला सम करिए, नंबर थर्ड वाला। चलो सब लोग पढ़ के करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो इसके ये सम 2 पार्ट में करना है, सब लोग करेंगे फटाफट। देखो अगर आपको कहीं भी न्यूटन मीटर दिखे तो आप समझ जाना कि ये मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स है। अगर आपको न्यूटन दिखे तो आप समझ जाना ये फोर्स है। अगर सेंटीमीटर है तो आप समझ जाना डिस्टेंस है। और सेंटीमीटर हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। समझ गया अलेख, तेरा बहुत बार गलती है, सेंटीमीटर को नहीं करना, ठीक है। 1.2 मीटर। तो फर्स्ट वाला जो केस है उससे हम क्या निकाल लेंगे, उसमें हमको वो निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकल जाएगा मेरा, न्यूटन मीटर निकलेगा उससे, ठीक है। और जब हमको न्यूटन मीटर निकल जाएगा फिर हमको हैंडल निकालना है, यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इस सम को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पहले वाले से हम लोग को न्यूटन मीटर निकलेगा और सेकंड वाले से हमको उसका डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको डर लग रहा है, आप करना चालू कीजिए, ठीक है। हम लोग ईच एंड एवरी सम और सारा कुछ करेंगे आस्ते आस्ते करके, ठीक है।
हो गया सबका? सयन, लेट मी हेल्प हाँ यू। सर हो गया। करते हैं हम लोग, संग में करें नहीं हो इसको, सर। क्या सर? इस सम को संग में करें। हाँ सर कीजिए सर, हो गया पर। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा डरेंगे। यहाँ पर हमको न्यूटन दिया हुआ है, इसका मतलब हमको फोर्स दिया हुआ है, तो हमको फोर्स पता है 150 न्यूटन है। एक पार्ट हमको मिल गया आंसर का, ठीक है। यहाँ बोल रहा है डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हमको मिल गया 40 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0.4 मीटर हो जाएगा। कितना हो गया? 0.4 मीटर। अब मोमेंट ऑफ फोर्स में मेरे पास दोनों चीज है, ठीक है, फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है, तो मैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लूंगा। कितना होगा? 150 इंटू 0. सर जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है? सर, क्योंकि बाद में डिवाइड ही करना है, तो वैसे ही कर सकते हैं ना। अरे तू रुक जा भाई, तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि टोटल हमको क्या मोमेंट ऑफ फोर्स कितना? 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट से ही निकलेगा, ठीक है। यहां पर बोल रहा है ये 16 न्यूटन मीटर का मोमेंट ऑफ फोर्स है, और इसमें अगर हम 50 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कितना लंबा हैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी फर्स्ट वाले पार्ट से सेकंड वाले पार्ट का निकलेगा आंसर, ठीक है। तो मेरा कितना आया था? 150 न्यूटन मीटर आया था। 150 न्यूटन मीटर मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया। 60 न्यूटन मीटर आया था। 60 कितना आया था? 60 आया था क्या? ओके 60 मेरे को याद नहीं है 60 कितना आया। 60 आया क्या? ओके 60 हाँ। न्यूटन मीटर, यस। तो 60 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आया था मोमेंट ऑफ फोर्स, इजिकल टू यहाँ पे हमको 50 न्यूटन दिया हुआ है और हमको यहाँ डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर? इसको डिवाइड कर देंगे 60/50, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा? 1.2 मीटर, 0.2। है ना सायन? हाँ सर। बुझेगा चो? हाँ वेरी गुड। क्योंकि सायन की मम्मी हमको बोल रही थी कि इसको थोड़ा सा सम्स करने में प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे बच्चों को सम्स करने में प्रॉब्लम होता है, तो इस बार मैंने सोचा है कि वी विल गो स्लो, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम्स एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। अंडरस्टूड? अच्छा रहेगा ना? जैसे फ्यूचर में भी कोई जब ये वीडियो देखेगा तो उसको फिजिक्स से डर, अपन को फिजिक्स का डर खत्म कर देना एकदम से, ठीक है। 3 सम्स हो गए, ठीक है। चलो फोर्थ वाले सम में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा सम है, इसको पहले रीड करेंगे। सायन जरा सम को रीड करेंगे और सम का लॉजिक समझाएंगे जरा हमको। सायन रीड करके, व्हाट इज द लॉजिक? The iron door of a building is 3 meters broad. It can be opened by applying a force of 100 Newton, normally at the middle of the door. Calculate the torque needed to open the door and least force and its point of application to open the door. ओके इसके अंदर 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है एक जरा, हाँ सॉरी सायन तुम समझाओ। अच्छा, इफ दिस मीटिंग गेट्स ओवर आप लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। The iron door of a building is 3 meters broad. जो बच्चे इस वाला को समझ नहीं पा रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके समझाएंगे, ओके। सर यहाँ पर बोले मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना। हो गया सर। हाँ हो गया। ये बेटा आलेख ना सबको डरा रहा है खाली, है ना सैम? ओवर एक्टिंग करना नहीं, आलेख सबको डरा रहा है ना, जल्दी जल्दी कर करके। घबराओ मत, सब बच्चे करेंगे फिर तो को बताएंगे। चलो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो।